नहीं। नितिन नवीन के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में होंगे शामिल। एनडीए नेताओं के साथ करेंगे बड़ी बैठक। अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था हुआ रवाना। भगवती बेस कैंप से रवाना हुआ जत्था। बम बम भोले की जयकारों से गूंजी पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकियों को किया गया ढेर। मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया। गाजियाबाद किलोनी में बुलडोजर का एक्शन। 15 साल पुराना मजार ध्वस्त किया गया। इलाके में भारी पुलिस बल के बीच प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के चलते तालाब बनी है सड़कें। लोगों की बढ़ी परेशानी। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन है। होटल ताज में एनडीए नेताओं के साथ संयुक्त बैठक होगी। राष्ट्रप्रेरणा स्थल का निरीक्षण करेंगे, दौरा किया जाएगा। साथ ही शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल होंगे। बूथ अध्यक्षों के आवास पर संवाद और प्रवास कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। और आज का ये दिन भी बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, क्योंकि आज का दिन भी पूरे दिन भर बैठकों का सिलसिला देखने को मिल पाएगा, जहां पर न सिर्फ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। और यहां पर आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद होगा। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट किया जाएगा, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाएगा, ताकि एक नया जोश उनमें भरा जा सके और एक बार फिर से नई रीति नीति के साथ वो धरातल पर उतरे, काम करे और 2027 का विधानसभा चुनाव फतेह कराए। क्योंकि कार्यकर्ताओं को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि जब भी किसी राज्य में जीत होती है तो बीजेपी उसका श्रेय सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को देती है। और उसी लिहाज में यह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां राष्ट्रप्रेरणा स्थल का दौरा किया जाएगा। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके दूसरे दिन के इस दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। महज इंतजार किया जा रहा है उन तस्वीरों का, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से दौरा किया जाना है और दौरे के माध्यम से लोगों को भी यहां पर बातचीत की जाएगी और इसमें कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। जहां 2027 के साथ साथ 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए राहों को आसान किया जा सके, ताकि आने वाले समय पर, यानी कि न सिर्फ 2027 का विधानसभा चुनाव इंपॉर्टेंट है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अभी से उसके लिए सियासी बिसात बिछानी शुरू हो चुकी है। तमाम दिग्गजों की भूमिका निरंतर देखने को मिल रही है। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जब यहां पर पहुंचे तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया था पुष्पगुच्छ देकर, और वही तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। और संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, चूंकि देखिए लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ दौरे का ये दूसरा दिन है, तो ये जो दूसरा और अंतिम दिन है, आज क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आज जो है ये गठबंधन के जो सदस्य हैं उनकी संध्या उनकी ये बैठक होगी और लखनऊ के नगर स्थित एक निजी होटल में जो है ये बैठक होगी। माना ये जा रहा है कि जिस तरह से कल जो है बीजेपी के जो विधायक पद के अलावा जो पदाधिकारी थे उनके साथ जो बैठक हुई थी, तो उसमें यही कहा गया था कि जो गुटबाजी है समाप्त किया जाए और तालमेल बनाकर जो है पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में जो है 300 से पार, यानी कि करीब 325 से ज्यादा सीटों का जो है उन्होंने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी थी कि जिस तरह से विपक्ष जो है जाति का काट चल रहा है, तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो माना ये जा रहा है कि आज भी जो है इसी तरह की कुछ टिप्स जो है एनडीए गठबंधन के जो पदाधिकारी हैं उनको देने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। और इसके अलावा जो है आज कई कार्यक्रम और भी है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जाएंगे, उसका वो दौरा करके शक्ति केंद्र संयोजक के जो सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर और सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा जो है दोनों ही डिप्टी सीएम
साथ जो है अलग अलग उनकी बातचीत की भी बात सामने आ रही है। और साथ ही जो ये कहा जा सकता है कि बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत पीर नगर स्थित जो उनका आवास है वहां पर पहुंचकर जो है भाजपा की गतिविधियों के बारे में कार्यकर्ताओं के चर्चा देंगे। ये कहा जा सकता है कि जो है वो है काफी टाइट शेड्यूल आज का है जी। संजीव, साथ ही ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए आज तो दूसरा दिन है और ये अंतिम दौरे का अंतिम दिन है, तो निश्चित तौर पर आज बेहद ही जरूरी बैठकें होंगी ताकि 2027 के लिए पूरी तरह से सियासी बिसात बिछाई जा सके नितिन नवीन की तरफ से। लेकिन जो कल का दिन रहा, कल के दिन में किस तरह से गहमा गहमी का माहौल रहा, क्या कुछ बैठकें हुई, किस तरह से कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट करने का प्रयास किया? देखिए कल जो है पहला दिन था और जिस दौरान जो है करीब 10:15 से जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है मौसी और पहुंचे थे, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको जो है संदेश और अंगवस्त्र देकर जो है उनका सम्मान किया। और उसके बाद जो है जो उनका स्वागत रथ था वो जो है एक कार्यालय तक करीब 3 घंटे का समय लग गया उनको वहां तक पहुंचने। क्योंकि जो कार्यकर्ता था उन्होंने जगह जगह उनका जो है स्वागत किया। करीब 42 जो है स्वागत मंच बन गए थे और उनको लगातार जो स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद जब वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो वहाँ पर सबसे पहले जो है संगठन के जो पदाधिकारी उन्होंने मुलाकात की। एकजुटता बनाए रखें, जनता से जाए, इंजन के सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से उनको अवगत कराया जाए। इसके अलावा पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी की नीतियों की अवगत कराई जाए। उसके बाद जो है नितिन शर्मा चाय स्टॉल पे पहुंचे थे, यहाँ उनके साथ जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे, तो उन्होंने वहाँ पे चाय पिया, बदनक। उसके अलावा समोसे का भी उन्होंने आनंद लिया। और फिर वहाँ से सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल और वो सामंजस्य कैसे बनाया जा सके ताकि 2024 की गलती वापस पुनरावृत्ति ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान बीजेपी इस वक्त दे रही है। लेकिन संगठनात्मक स्तर पर यह भी समझने का प्रयास आपसे संजीव रहेगा कि जो बैठकें यहाँ पर हो रही हैं उसके माध्यम से क्या उन सीटों पर भी विशेष फोकस न सिर्फ सत्ता बल्कि संगठन स्तर पर किया जा रहा है जहां पर बीजेपी कमजोर स्थिति में है, चाहे 2022 का चुनाव हो या 24 फिर उपचुनाव या बाकी की स्थिति? सकता है कि 2022 में जो है जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं निकल पाई थी उसकी भी समीक्षा बैठक की जा रही है। वो वहाँ के जो उपाध्यक्ष मंत्री, महामंत्री और इसके अलावा जो कार्यकर्ता है उनसे जो है इस बात की जो जानकारी भी दी जा रही कि आखिर में क्या कारण था कि वो सीटें नहीं निकल पाई। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर की कल जो है नितिन नवीन जो है पदाधिकारियों और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की। और यही कारण है कि जिस तरह से 325 का लक्ष्य इस बार रखा है, यानी कि जो सीटें 2022 में या फिर 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जो सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आ पाई थी, अब उन सीटों पर जो है कार्य शुरू कर दी है और वहाँ पर जो है पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। की तरफ से लगातार सवाल उठाया जाता है कि बीजेपी के अंदर खाने में कुछ भी ठीक नहीं है। जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो अंदरूनी कलह की बात कही जाती है, लेकिन बीजेपी चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है तो इसलिए अंदरूनी स्तर पर जो भी कलह है वो संजीव निकलकर सामने नहीं आती। लेकिन ये भी आपसे जानेंगे कि जो भी अंदरूनी स्तर पर चीजें चल रही है और जो खटपट की स्थिति है, क्या उसके माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास भी किया जाएगा कि ऑल इज वेल की स्थिति है, कोई यहाँ पर निराशा या किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है? देखिए कल जब सांसद, विधायक और इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों की जो बैठक थी तो उसमें उन्होंने ये बात कही है कि गुटबाजी को खत्म कर, यानी कि कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में बैठे हुए अधिकारियों को है। और सर यही कारण है कि उन्होंने इस बैठक में साफ कहा है कि गुटबाजी को खत्म करे और 2017 के जो चुनाव है उसमें एकजुट हो जाए और जो सीटें पिछले विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में नहीं निकल पाई थी उन सीटों को निकाला जाए। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि गुटबाजी को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और एकजुटता की बात कही जा रही है। ये नसीहत जो है खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो है बैठक जनप्रतिनिधियों को दी। तो इससे साफ जाहिर है कि जो भी उसको समाप्त किया जाएगी। ठीक है संजीव, जानकारी आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
और देखिए बूथ अध्यक्ष पर लगातार यहाँ पर तैयारी की जा रही है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जा सके, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके ताकि बूथ स्तर पर पहुंचे और हर घर पहुंचकर एक विशेष अभियान चलाएं। डबल इंजन की सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका बखान किया जा सके। और ऐसे में सिर्फ बूथ स्तर ही नहीं बल्कि मंडल स्तर को भी मजबूत करने का प्रयास है ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल की जाए और एक बार फिर से बीजेपी का शासन रिपीट हो। हालांकि कल जब बैठकें हुई थी तब भी नितिन नवीन की तरफ से बहुत बड़ा दावा और ऐलान कर दिया गया था कि 2027 में एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होने जा रही है। अब बात करते हैं मिर्जापुर की, जहां पर जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया में औचक निरीक्षण किया है, जहां निरीक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए, जबकि दवा वितरण व्यवस्था में भी गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के आदेश दिए हैं। इसके बाद डीएम ने प्राथमिक विद्यालय भटुआरी पहुंचकर बच्चों की क्लास ली है और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और ये तस्वीरें भी उसी दौरान की दिखा रही हैं जहां दवा वितरण व्यवस्था में लापरवाही गंभीर तौर पर पाई गई है। डीएम ने फार्मासिस्ट पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं और ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब डीएम ने निरीक्षण किया तो न सिर्फ वहां से स्टाफ गायब मिला बल्कि दवा वितरण व्यवस्था में जो लापरवाही मिली, इसके साथ ही अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला, जिसके बाद डीएम काफी मायूस हुए, नाराजगी देखने को मिली और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि जब अगली दफा डीएम का यहां पर निरीक्षण होगा, चाहे वो औचक ही क्यों ना हो, लेकिन यहां पर अव्यवस्था इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिस तरह से आज पाई गई है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर आम जनमानस को, जो मरीज वहां पर पहुंचते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है जिसका अंदाजा वो स्टाफ नहीं लगा सकता। इस तरह के लेकर डीएम की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, इस तरह की संभावनाएं बहुत ज्यादा मानी जा रही है। हालांकि वहां पर कुछ बच्चे भी मौजूद थे जहां पर बच्चों से भी बातचीत की गई है, बच्चों से उनका हालचाल जाना गया है और बातचीत करते हुए बाकायदा ये जानकारी ली गई कि जो भी यहाँ पर अव्यवस्था पाई गई, क्या वो पहली दफा है या बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी होती है या किसी तरह का कोई टॉर्चर उनके साथ किया जा रहा है। तो ये तमाम वो चीजें रही जहां डीएम की तरफ से निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करते हुए दवा वितरण व्यवस्था में जो गंभीर लापरवाही पाई गई, अनियमितता पाई गई, उसको लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 18 में महिला ने सुसाइड किया है। मल्टी लेवल पार्किंग में महिला ने सुसाइड किया। सुसाइड करने की वजह का अभी फिलहाल पता नहीं लग पाया है, पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर नोएडा के सेक्टर 18 का मामला, जहां मल्टी लेवल पार्किंग में महिला ने सुसाइड किया, आत्मघाती कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। जहां सुसाइड करने की वजह का अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हुई है। महिला कौन है, कहां से आई, इसका पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है और ऐसी क्या मानसिक तौर पर वो कमजोर रही होगी या मानसिक तौर पर वो कितनी परेशान रही होगी जिसकी वजह से उसने इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लिया, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस लगातार मौके पर पहुंची हुई है, तफ्तीश की जा रही है। सबसे पहले महिला की पहचान की जा रही है ताकि महिला की पहचान करते हुए जो उसके परिजन है उनको इतला कर दिया जाए, उनको जानकारी दे दी जाए। और ऐसे में नोएडा सेक्टर 18 का ये मल्टी लेवल पार्किंग है जहां से महिला ने कूद कर आत्महत्या कर ली है। महिला के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। महिला ने सुसाइड क्यों किया, महिला कौन है, कहां की है, उसके परिजन कहां है, परिजनों को जानकारी मिली या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके ताकि इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके। और ऐसे में ये पता लगाने का प्रयास भी कि महिला की तरफ से सुसाइड क्यों किया गया, आत्महत्या क्यों की गई है, क्या किसी वजह से वो परेशान थी और ऐसे में घरेलू कलह या तमाम चीजों को लेकर अगर वो परेशान थी तो किस तरह की स्थिति देखने को मिल पा रही है, उसका पता लगाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। जो जानकारी अभी तक सामने आई कि महिला ई रिक्शा से मौके पर पहुंची हुई थी, दूसरी मंजिल पर गई और वहां से छलांग लगा दी जाती है और महिला की अभी फिलहाल दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। जहां नोएडा सेक्टर 18 की मल्टी लेवल पार्किंग में एक महिला का शव मिला। महिला का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला। शव को देखते ही लोगों में हड़कंप की स्थिति है। पार्किंग में मौजूद लोगों ने
ने महिला के शव को देखकर पुलिस को फोन किया। आपको बता दें कि एरिया नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में आता है, जहां पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कुछ चीजों का पता चल पाएगा कि मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है, या महिला मानसिक तौर पर क्या वाकई में किसी वजह से परेशान थी। इन तमाम चीजों का पता लगाने का प्रयास है। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 18 में एक मल्टी लेवल पार्किंग की दूसरी मंजिल से कथित तौर पर कूदने के बाद 50 वर्षीय महिला बताई जा रही है जिसने आत्मघाती कदम उठाया। मृतक महिला की पहचान सिटू तलवार के तौर पर हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार वो लगभग 20 साल से डिप्रेशन से जूझ रही थी। अगली खबर, जहां आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र के धिमश्री गांव में महिला से कथित अश्लील हरकत का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। आरोप यह है कि सरकारी समरसेबल पर पानी भरने गई महिला से दबंगों ने अभद्रता की और विरोध करने पर घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग को गंभीर रूप से चोट भी लगी है। जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है, जिसके चलते वो एक परिवार के घर के अंदर घुस जाता है। किसी विवाद को लेकर पानी का ये विवाद हुआ था, समरसेबल, सरकारी समरसेबल से पानी भरने को लेकर, जहां एक महिला पहुंचती है और दबंग मौके पर पहुंचते हैं। पहले महिला के साथ अभद्रता की जाती है, फिर उसके घर पर घुसकर लगातार यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, हाथापाई की जाती है। और जो इस पूरे मारपीट का पूरा मामला रहा वो अब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लेकिन इस बीच एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जहां पर लगातार डॉक्टर्स की तरफ से इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है, जांच का दायरा बढ़ा रही है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ में मजदूरी के पैसों के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आपको बता दें कि अंतु कोतवाली क्षेत्र के चमनपुर गांव में घर मालिक राम मिलन की बेड से पीट कर हत्या कर दी गई, जहां आरोप यह है कि मजदूरी के भुगतान को लेकर विवाद के बाद एक मिस्त्री अपने 2 साथियों के साथ घर पहुंचा और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण राम मिलन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश के साथ मामले की जांच तेज कर दी गई है। तो बेड से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, जहां मिस्त्री ने साथियों संग हमला बोला, ताबड़तोड़ हमला किया। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के थाना अंतु क्षेत्र अंतर्गत आज चमनगंज बाजार में राममिलन के यहाँ काम करने वाले 4 मजदूरों से उनका पैसे को लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके दौरान राममिलन की मृत्यु हो गई। उक्त के संदर्भ में थाना अंतु पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व एक नामजद अभियुक्त रामराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य नामजद अभियुक्तों की तलाश जारी है। और अब बात करते हैं हमीरपुर की, जहां पुलिस की कार्रवाई पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि आरोप यह है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर में वारंटी शिवराज को पकड़ने गई पुलिस ने गलती से दूसरे शिवराज को हिरासत में ले लिया। अब परिजनों का आरोप है कि हिरासत में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई है, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। हालत उसकी बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया, कानपुर भेज दिया गया, जहां परिजनों ने दरोगा सुरेंद्र और 2 सिपाहियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर देने का आरोप लगाया। अब मामले के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो देखिए, आरोपी की जगह निर्दोष युवक को किस तरह से बेरहमी के साथ उसके साथ टॉर्चर पुलिस की तरफ से किया गया, जहां पुलिस की कार्रवाई और कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जिस शिवराज को पुलिस पकड़ने आई थी उस शिवराज को ना पकड़ के किसी निर्दोष को पकड़ लिया, और जिस शिवराज को पकड़ा गया उसका किसी भी अपराध में, किसी भी गुनाह में कोई भी यहां पर संलिप्तता नहीं थी। और ऐसे में अब गंभीर चोटें आई हैं क्योंकि 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, ये परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है।
रहा है। इस वक्त अभी वो अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों का ये कहना कि उसके साथ मारपीट की गई है, जबकि वो आरोपी नहीं है। किसी और शिवराज को पकड़ना था, किसी और शिवराज को जेल की सलाखों के पीछे डालना था, 3rd डिग्री का टॉर्चर देना था, लेकिन मासूम शिवराज को 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया, जिसके बाद उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल कानपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस वाले ही लेके आए, तो उसकी हेड इंजरी है, फेस इंजरी है, चेस्ट इंजरी, 3 इंजरी है उसकी। हमारे पास सर्जन नहीं है, हम NCCT हेड करवा सकते हैं उसका, अगर से देख सकते हैं, और बाकी इसको हमें रेफर करते हैं काम। वो खुद बयान दे रहा जी, क्या बयान दिया? उसने बयान दिया कि 3 पुलिस वाले थे जी, एक SI थे, हमने जूतों मारा है, छाती की लात मारी है, और 2 को नाम बताया जी। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह। क्या हुआ आपके साथ? थाने में मारा है। किसने मारा है? क्या हुआ है? HSO SI कांस्टेबल सब लोगों ने मारा है। क्यों मारा है? क्यों लेके आए थे आपको थाने? झूठा आरोप लगाया कि आपका पूरा अरेस्ट वारंट है। फिर क्या हुआ? झूठा अरेस्ट वारंट दिखा के मोबाइल में गिरफ्तार करके थाने के अंदर मारा है। घर से गिरफ्तार कर लाए थे। किन लोगों ने मारा आपको? पुलिस वाले ने मारा है सबने। और देखिए, दरोगा समेत 2 सिपाहियों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। हमीरपुर पुलिस का ये कारनामा देखने को मिला। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस तरह के मामलों पर रोकथाम को लेकर पुलिस की सिर्फ कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठते हैं, एक्शन कोई नहीं लिया जाता। अब ऐसे में जो परिजन है उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जिस शिवराज आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस आई थी, उस शिवराज को ना पकड़ते हुए मासूम शिवराज की गिरफ्तारी कर दी जाती है पुलिस की तरफ से, और उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जाता है, जिसके बाद जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जो इस वक्त गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। हालांकि आपको बता दें कि शरीर पर शिवराज के कई गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि आखिर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो क्या पहले पहचान नहीं की गई थी, या फिर यहां पर यह पुलिस की अगर लापरवाही है तो क्या पुलिस उसकी जिम्मेदारी लेती है, जवाबदेही तय करती है। अब परिजनों का रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है और परिजनों की तरफ से न सिर्फ पुलिस अधिकारी सुरेंद्र का नाम बल्कि और भी अन्य अधिकारियों पर गाज गिराने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर बहुत जल्द ही एक्शन यहां पर पुलिस के बड़े अधिकारियों को लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी मासूम के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार या अभद्रता पुलिस प्रशासन की तरफ से ना की जा सके। क्योंकि वर्दी का जो खौफ है वो भले ही लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन यही वर्दी अपनी ही साख को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, जहां पर इस वक्त परिजन रो रो कर गुहार लगा रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। अब ऐसे में कानून खुद ही कानून पर शिकंजा कैसे कसता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहां पर शिवराज जो कि पीड़ित युवक है उसका भी स्टेटमेंट सामने आया। उसने कहा कि पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा उसके साथ मारपीट की गई है। और दीपक यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल परिजनों का क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आ पा रहा है, या फिर यूं कहे कि पुलिस पर अब क्या एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल बता दें, ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर का, जहां पुलिस वारंटी शिवराज को पकड़ने गई थी, लेकिन आरोप है कि उसकी जगह दूसरे शिवराज को हिरासत में लिया और परिजनों का कहना है कि युवक के साथ थाने में बर्बरता और मारपीट की गई, जिससे उसके सिर पर और सीने पर गंभीर चोटें आई हैं। और एक आरोप है कि वहां पे तैनात एक दरोगा सुरेंद्र सहित 2 सिपाहियों पर आरोप है कि उसके सिर पर और छाती पर जूतों से मारपीट की गई है। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल से उसे कानपुर रेफर किया गया है। इस पूरी घटना के बाद पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों ने दरोगा सुरेंद्र सहित 2 सिपाहियों पर मारपीट का आरोपी को पकड़ने गई, उस आरोपी को तो नहीं पकड़ा, वो तो फरार बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मासूम शिवराज को पकड़ा और उसके साथ 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। अब क्या पुलिस के इन अधिकारियों पर गाज गिरेगी, इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, एक्शन होगा?
जी बता दें कि पुलिस ने समुच्चय अधिकारियों ने अभी तक जांच का ही हवाला दिया है और जांच के बाद ही कुछ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों अभी भी कार्रवाई के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये पुलिस की जो लापरवाही है ये सामने कैसे आई? पुलिस की तरफ से ऑफिशियल तौर पर इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया कि जब आरोपी शिवराज को पकड़ने गई तो क्या पुलिस ने पहले पहचान नहीं की थी कि आरोपी कौन है, मासूम कौन है? जी बिल्कुल बता दें कि आरोपी ने जो शिवराज के नाम पर उठाया और उनके पिताजी का जो नाम था उससे पिताजी के नाम पर कंफर्म ना होने की वजह से ही ये ऐसे घटना हुई। ठीक है दीपक, जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बात करते हैं बुलंदशहर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने है। आपको बता दें कि इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी। मुठभेड़ में 6 बदमाश गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। आरोपियों से अवैध तमंचा समेत कई सामान भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस वक्त ऑपरेशन लंगड़ा और क्लीन चल रहा है, जहां पर अपराधियों का सफाया किया जा रहा है और उसी के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, इस दौरान आरोपी के पैर पर गोली लगी क्योंकि आरोपी की तरफ से न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर फायरिंग का प्रयास किया गया बल्कि कि वो भागने की कोशिश भी कर रहा था। आरोपियों से अवैध तमंचा समेत कई सामान जब्त कर लिया गया है पुलिस ने और उसी की निशानदेही पर अब लगातार कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाया गया है। और पुलिस का कहना है कि आरोपी की तरफ से जब भागने का प्रयास किया गया तो उसके पैर पर गोली मारी गई, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया, मरहम पट्टी कराई गई। अब जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। उसका और भी कोई सहयोगी या फिर यार दोस्त है उसका पता लगाने की कोशिश भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो आपको बता दें कि मुठभेड़ में 6 बदमाश उस वक्त गिरफ्तार हुए हैं और ऐसे में आरोपियों से अवैध तमंचा समेत कई सामान बरामद कर लिया गया है। बुलंदशहर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, ये बड़ी कामयाबी बुलंदशहर पुलिस के नाम बताई जा रही है। जहां आपको बता दें कि आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जहां पर बदमाशों की तरफ से न सिर्फ भागने का प्रयास किया जा रहा था बल्कि पुलिस प्रशासन पर यहां पर फायरिंग का मामला भी सामने आया। अब पुलिस ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग वापस से शुरू की तो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये बड़ी कामयाबी और वो आगे बढ़ नहीं पाए और ऐसे में पुलिस ने उनको सीधा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अब इस दौरान 6 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे पूछताछ की जाएगी, कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और ये पता लगाने का प्रयास भी रहेगा कि किस तरह से और भी सहयोगी दलों की यहां पर संलिप्तता देखने को मिल पाती है। दिनांक 4 जुलाई को थाना गुलावटी पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु चोर पशुपैठ बाजार के पास भैंस को गाड़ी में भरकर ले जाने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा पूर्व से ही क्षेत्र में भ्रमण कर रही स्वाट टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा खुद को घूरता देख वहां पहले से उपस्थित व्यक्तियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम वसीम पुत्र मुस्किम है उसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा एक व्यक्ति फायर करते हुए भागने में सफल रहा है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।